सो है एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे एनटीपीसी के जीके जीएस के 14 जून की सभी शिफ्टों का एनालाइज लेकर आई हूँ। और इसमें जो है हम पूरी अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे सारी चीजों को। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, या जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है, या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, या सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। तो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे सबसे पहले याद रखना है कि ये आपके कहाँ है गाइस। तो याद रखिएगा, ये है आपका लद्दाख में स्थित है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। तो ये जो है सबसे ज्यादा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो हिम तेंदुए के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सबसे ज्यादा किसके लिए प्रसिद्ध है गाइस। तो याद रखिएगा, हिम तेंदुए के लिए, हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद जो है हम बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, इसकी स्थापना के बारे में आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी, ठीक है। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के जो है इसमें निकटतम शहर कौन सा है, ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के में निकटतम शहर जो है वो है लेह, ठीक है। कौन सा शहर है, लेह है। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है इसके उत्तर और दक्षिण दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के जो उत्तर में है ये क्या है गाइस। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में सिंधु नदी है, सिंधु नदी। ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। और दूसरा आपको क्या याद रखना है, दक्षिण। तो दक्षिण में जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में क्या है। तो दक्षिण में है आपका जास्कर पर्वत श्रृंखला, जो आपने सुना होगा। जास्कर पर्वत श्रृंखला इसके दक्षिण में है, ठीक है। जास्कर पर्वत जो है ये इसके दक्षिण में। तो ये हो गया हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं गाइस, आपको याद रखना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कौन से राज्य में है। तो ये है आपका असम में, ठीक है ना। जैसे आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही आपको याद रखना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। एक सींग गैंडे, एक सींग गैंडे वाले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये हो गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब हम बात करेंगे आपका जो है जिम कार्बोनेट। तो जिम कार्बोनेट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जिम कार्बोनेट जो है ये आपका कहाँ है। तो याद रखिएगा, जिम कार्बोनेट उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। और याद रखिएगा, जिम कार्बोनेट जो है ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है आपका जिम कार्बोनेट, ठीक है ना। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये कहाँ, उत्तराखंड में स्थित है। उसके अलावा जो है लास्ट आपका बचता है, जो कि बचता है सुंदरवन। सुंदरवन जो है ये आपका कहाँ है गाइस। तो याद रखिएगा, सुंदरवन आपके पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत के नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 2025 में कब हुई थी। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 2025 में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो कब हुई थी। तो गाइस, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि अगर मैं 15 से लेकर 14 जून की बात करूँ आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम की, तो सबसे ज्यादा प्रश्न आपके करेंट अफेयर से पूछा गया है। सेकेंड नंबर पे आपका कंप्यूटर आता है। एंड जो है बाकी अगर मैं बात करूँ करेंट अफेयर से आपका जो है 5-7 क्वेश्चन रहता है।
कंप्यूटर से भी आपका 4-5 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद हिस्ट्री से आपका जो है 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। साइंस से 3-4 क्वेश्चन रहता है और स्टैटिक जीके से 3-4 क्वेश्चन रहता है। बाकी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे दो एक प्रश्न रहता है, लेकिन इन सब्जेक्टों से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पे आपको पकड़ अच्छी करनी है। अभी यहाँ पे प्रश्न पे आते हैं, तो यहाँ पे बोला है 2025 में किसकी नियुक्ति हुई है नए चुनाव आयोग की। तो उनका नाम है ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। ठीक है ना। ज्ञानेश कुमार के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो है पद पे कब आए हैं। तो 19 फरवरी से जो है इनका पदभार जो है ये संभाला है, 19 फरवरी 2025 से। और ये पद पे कब तक रहेंगे, तो ये पद पे रहेंगे 26 जनवरी 2025 तक। ठीक है ना, 26 जनवरी 2025 तक ये पद पे रहेंगे। तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो ज्ञानेश कुमार है guys, ये आपको याद रखना है, ये 26वें चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो अगला आपको याद रखना है, ये जो है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन है गाइस, तो याद रखिएगा भारत के पहले चुनाव आयुक्त, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन है गाइस, तो याद रखिएगा ये है आपके सुकुमार सेन। और इनका अगर मैं काल की बात करूं तो ऐसे इनसे काल उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा 1950 से लेकर 1958 तक। ठीक है ना, 1950 से लेकर 1958 तक। ये जो है आप इतना ही याद रखिएगा, ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है ज्ञानेश कुमार वाला, इसलिए इसे आपको पूरा डेटा के साथ याद रखना है। और कितने नंबर पे है आपको ये भी याद रखना है। ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं गैस केवी के सुंदरम। तो केवी के सुंदरम जो है ये आपको ध्यान रखना है, भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है ना, भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, तो इनका जो है अगर मैं काल की बात करूं तो ये जो है इनका जो काल है वो कब से गए से याद रखिएगा, 1958 से लेकर के 1967 तक। ठीक है ना, 1958 से लेकर 1967 तक है। ठीक है, और लास्टली अगर मैं बात करती हूँ राजीव कुमार की, तो राजीव कुमार जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपके 25वें चुनाव आयुक्त हैं, 25वें चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ही लिखिएगा। ठीक है ना, चुनाव आयुक्त है। तो यहाँ पे जो है आपको याद क्या रखना है, अब इनका अगर मैं बात करूँ तो इनका भी काल आप याद रखिएगा, जो आपके 25वें हैं वो थे गाइस, याद रखिएगा इन्होंने 2022 में अपना पदभार संभाला था और 2025 तक पद पर रहे थे। तो 2022 से लेकर 2025 हो गया। ठीक है ना, 2022 से लेकर गए 2025 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है पूछा जाता है कि चुनाव आयोग जो है ये कौन से आर्टिकल के तहत संबंधित है। तो यहाँ पे मैंने जो 2025 लिखा, 2025 नहीं 2029 होगा। ठीक है ना, ये जो है आपका 2029 होगा। कितने सदस्य होते हैं हम इन्हें भी देखेंगे। तो अगर चुनाव आयोग की बात करें तो याद रखिएगा इसमें जो है याद रखिएगा एक मुख्य एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दो अन्य होते हैं। ठीक है ना, और दो अन्य होते हैं। तो ये पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, उसके बाद जो है ये कौन से अनुच्छेद से संबंधित है गाइस, तो याद रखिएगा ये आपके जो है अनुच्छेद 324 से संबंधित है। ठीक है ना, अनुच्छेद 324 से संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है, महाबलेश्वर है, पारसनाथ है या पचमढ़ी है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पारसनाथ है। ठीक है ना, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि पारसनाथ की जो है ऊंचाई कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा पारसनाथ की जो ऊंचाई है वो है आपका 1366 मीटर। ठीक है ना, कितनी ऊंचाई है, 1366 मीटर।
उसके बाद जो है आपको पारसनाथ से रिलेटेड और क्या याद रखना है, तो पारसनाथ से रिलेटेड आपको और याद रखना है, ये कहाँ स्थित है गाइस, तो याद रखिएगा ये झारखंड में स्थित है, ठीक है ना, ये झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है, गिरिडीह जिले में, ठीक है, गिरिडीह जिले में स्थित है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो है पारसनाथ चोटी पे जो है एक मंदिर है, वो कौन सा मंदिर है ये भी आप याद रखिएगा, तो इस पे जो है शिखर जी जैन मंदिर स्थित है, ठीक है ना, कौन सा मंदिर है, शिखर जी, शिखर जी जैन मंदिर, शिखर जी जैन मंदिर स्थित है, ठीक है ना, और याद रखिएगा ये झारखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि पारसनाथ जो है ये झारखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, पारसनाथ से इतना ही याद रखिएगा, ये इतना ही पूछा जाता है, ठीक है, ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अब यहाँ पे जो है ये तो हो गया, ये जो है छोटा नागपुर की पठार जो है ये इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन सी है, ये है पारसनाथ। लेकिन यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ, अगर आपसे दूसरी पूछ ले, तीसरी पूछ ले, जरूरी नहीं है, आप तो एग्जामिनर बहुत डीपली डीपली क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहाँ पे जो है आप ये भी याद रख लीजिएगा, पारसनाथ जो है ये सबसे ऊंची चोटी हो गई। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो आपका जो है दलमा पहाड़ी, ठीक है ना, कौन सी पहाड़ी गई याद रखिएगा, दलमा पहाड़ी। तो दलमा पहाड़ी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपका ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई अगर मैं बात करूँ दलमा पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है गई, याद रखिएगा 1038 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है गई, ये आपको ध्यान रखना है, इसकी ऊंचाई है 1038 मीटर, ठीक है, 1038 मीटर। और दलमा पहाड़ी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये झारखंड के पूर्वी भाग में स्थित है, झारखंड के पूर्वी भाग में, ठीक है ना, झारखंड के पूर्वी भाग में, ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद जो है दूसरा आपको कौन सा याद रखना है, नेहर हाट पठार, ठीक है ना, दूसरा आपको कौन सा याद रखना है, नेतर हाट पठार, ठीक है, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, इसे याद रखिएगा, इसे झारखंड का शिमला कहा जाता है, ठीक है ना, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, इसे याद रखिएगा, झारखंड का शिमला कहा जाता है। और ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना, झारखंड का शिमला कहा जाता है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, आपको बताना है कि डेटा को अगर आपको अस्थायी रूप से स्टोर करना है तो इसके लिए जो है आपको क्या उपयोग करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको हार्ड डिस्क का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अगर आपको यहाँ पे हार्ड डिस्क है तो ये हार्ड डिस्क इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके बारे में आप एक चीज याद रखिएगा कि ये जो होता है ये सबसे आम स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे आम या फिर सबसे मुख्य भी कह सकते हैं, ठीक है ना, तो हार्ड डिस्क जो होता है ये सबसे मुख्य स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है ना, स्टोरेज डिवाइस होता है, डिवाइस होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ और कौन कौन सा उपकरण होता है जो डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है, तो यहाँ पे जो है एक तो हार्ड डिस्क हो गया, इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो एक होता है आपका सॉलिड स्टेट डिवाइड ड्राइव, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो इसका काम क्या होता है, तो इसका काम ये होता है कि ये जो है तेज गति और अधिक टिकाऊ जो है ये स्टोरेज प्रदान करता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो है अधिक टिकाऊ होता है, ठीक है ना, अधिक टिकाऊ स्टोरेज प्रदान करता है, स्टोरेज प्रदान करता है, ठीक है,
इसके बाद जो है एक और आता है जो आपका होता है मेमोरी कार्ड। ठीक है ना, एक आपने सुना होगा जो बहुत लोग यूज भी करते हैं, एक क्या होता है आपका मेमोरी होता है। तो मेमोरी कार्ड जो है ये किसमें होता है गाइस, तो मेमोरी कार्ड जो होता है मोबाइल और कैमरा में इसका उपयोग होता है। ठीक है ना, मेमोरी कार्ड का उपयोग जो है ये किसमें होता है गाइस, तो मेमोरी कार्ड का उपयोग होता है मोबाइल में। ठीक है, मोबाइल में, या फिर जो है इसका उपयोग होता है कैमरा में। ठीक है, इसके बाद जो है और हम किसमें स्टोरेज को कर सकते हैं गाइस, तो यह देखिएगा। और हम कर सकते हैं, आपका एक होता है ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है ना, एक और आपका क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल ऑप्टिकल डिस्क। तो इसका काम क्या होता है गाइस, तो और एक होता है ऑप्टिकल डिस्क। तो इसका काम क्या है, तो इसका काम है जो आपका जो डिजिटल डेटा को स्टोर करने का काम कौन करता है, तो डिजिटल डेटा को जो स्टोर करता है वो ऑप्टिकल डिस्क करता है। ठीक है ना, इसका काम क्या होता है, डिजिटल डेटा को स्टोर करना, डिजिटल डेटा को स्टोर करना। ठीक है, और एक और याद रखिएगा, एक और होता है जो कि आपका क्या होता है, फ्लैश ड्राइव। अब बहुत लोग ये नहीं समझेंगे कि फ्लैश ड्राइव जो है ये क्या होता है। तो फ्लैश ड्राइव वो होता है जिसमें आपका जो है पेन ड्राइव वगैरह आता है, यूएसबी वगैरह आता है। ठीक है ना, इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें आपका यूएसबी आ जाएगा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका पेन ड्राइव हो जाएगा। ठीक है ना, उसे ही हम बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है, इसमें होता है कि जो छोटा डेटा को स्टोर करने का काम कौन करता है, छोटे डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा जो है अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो उसे आपको कमेंट करके पूछेगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। ठीक है ना, तो छोटे डेटा को स्टोर करने का काम कौन करता है, ये करता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि मैंने 12 जून का एक क्वेश्चन लेकर आई थी, जिसमें जो है मौलाना कलाम आजाद और एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के बारे में जो है थोड़ा सा वहां पे मुझे दिक्कत हो गया था, जो कि मैं आपको इसका क्लियर करूंगी क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है ना, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे तब हम इसे क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विष्णुगुप्त जो है ये गुप्त वंश का अंतिम शासक था। विष्णुगुप्त से सिर्फ यही पूछा जाता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, और दूसरा पूछा जाता है इनका शासनकाल। तो 540 से 550 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल था। ठीक है, 540 से 550 ईस्वी तक, जो कि आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको गुप्त वंश के एक एक शासक के बारे में बताऊंगी, वो भी क्रम वाइज। ठीक है ना, तो गुप्त वंश में अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे श्रीगुप्त के बारे में। श्रीगुप्त के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जो है श्रीगुप्त के बारे में आपको याद याद रखना है। तो सबसे पहले इनका शासनकाल याद रखना है। तो श्रीगुप्त का शासनकाल था 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक। 240 से 280 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ये जो है गुप्त वंश के संस्थापक थे। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, गुप्त वंश के संस्थापक थे। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे जो है ये आपका कौन आता है गाइस, तो याद रखिएगा। पहले नंबर पे श्रीगुप्त है। दूसरे नंबर पे आपके घटोत्कच आते हैं, जो कि जो है इनके बारे में जो है ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ इनका शासनकाल याद रखना है। तो इनका जो शासनकाल था वो कब से कब तक था गाइस, तो ये था 280 से लेकर के 319 तक। ठीक है ना, 280 से लेकर के 319 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। तीसरे नंबर पे आपके कौन से शासक आते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम। तो यहाँ से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो तीसरे नंबर पे कौन है गाइस, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जो है आपको क्या याद रखना है, इनके शासनकाल के बारे में। तो इनका शासनकाल था 319 से 335 तक। ठीक है, और दूसरा आपको क्या याद रखना है, इससे जो है याद रखिएगा, महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला था, या ये इसने धारण की थी, कौन सी उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की। ठीक है, उपाधि धारण की थी, उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको इतना पॉइंट याद रखना है। उसके बाद जो है आपका जो है चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूँ कौन सा है, इससे याद रखिएगा, चौथे नंबर पे जो है समुद्रगुप्त है। ठीक है ना, चौथे नंबर पे है आपके समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त
तो समुद्रगुप्त से आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, ठीक है ना। समुद्रगुप्त को जो है आपको ध्यान रखना है, भारत का नेपोलियन, नेपोलियन कहा जाता था, ठीक है। और इनका जो शासन था वो कब से कब तक था गाइस, तो 335 से लेकर के 335 से लेकर के 375 तक ईस्वी तक था, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो है 5वें नंबर पे कौन थे गाइस, तो याद रखिएगा 5वें नंबर पे जो थे ये आपके थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ना। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय थे। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस, तो याद रखिएगा इनका जो शासन काल था वो कब से कब तक था, तो इनका शासन काल था 375 से 415, ठीक है ना। 375 से लेकर के 415 तक इनका शासन था। इसके बाद जो है आपको अगला शासक कौन सा याद रखना है, अगला आपको याद रखना है जो कि है कुमारगुप्त, ठीक है ना। अगले नंबर पे आपको क्या याद रखना है गाइस, तो कुमारगुप्त, कुमारगुप्त। और इनका जो शासन था गाइस याद रखिएगा कुमारगुप्त का 415 से लेकर के 415 से लेकर के 415 से और 455 तक था, ठीक है। और वहीं अगर मैं 7वें नंबर पे बात करूँ तो आपका जो है वो स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त ये 7वें नंबर पे थे। और इनका जो शासन था वो कब से कब तक था, तो इनका शासन था 455 से 467 तक, ठीक है ना। 455 से 467 तक। तो ये जो है ये आपको याद रखना है। और लास्टली 8वें नंबर पे आपके तो विष्णुगुप्त आते हैं, जो कि ये सबसे अंतिम शासक थे। गुप्त वंश के सबसे अंतिम शासक कौन थे गाइस, तो याद रखिएगा गुप्त वंश के सबसे अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अभी मैंने कुछ टाइम पहले बोला था कि में से एक गलती हुई थी, जो कि आपका जो है आरआरबी एनटीपीसी का जब मैंने 12 जून का जो एनालाइज डाला था, ठीक है ना, उसमें एक गलती हुई थी। 12 जून के वीडियोस में आप देखेंगे तो उसमें एक गलती क्या हुई थी कि वहां पे जो है हम मेरा ये था कि वहां पे जो है मैंने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और जो है आपको याद रखना है कि मैंने एपीजे अब्दुल कलाम, इन दोनों में जो है मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। जिसमें मैंने क्या बोला था कि जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बारे में वहां पे मैंने सब चीज बताया था कि सारा चीज सही है। और 12 जून का जो मेरा था वो था क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। तो वहां पे जो मैंने दो चीज बताई थी, पहला मैंने ये बताया था कि वो इन्हीं के याद में जो है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और दूसरा मैंने इनके बारे में बोल दिया था कि ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है ना, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जो कि ये दोनों ही गलत बात है। क्योंकि यहाँ पे जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद है जो थे ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री है, ठीक है ना। और इनके ही याद में जो है 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, न कि अब्दुल कलाम के याद में। तो यहाँ पे जो है मेरे से वो गलती हो गया था, यही दो लाइन जो कि 12 जून के क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो जो जितने भी लोग देखे हैं वो जो है करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा नेम सेम होने की वजह से थोड़ा सा और जल्दी के चक्कर में है ना थोड़ा सा गलती हो गई है, तो मैं माफी चाहती हूँ। आइंदा कोशिश करूंगी कि ना हो ऐसा कोई गलती। तो यहाँ पे जो है मैं आपको ये कर देती हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आजाद और एपीजे अब्दुल कलाम आजाद दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी, कुछ पॉइंट लिखाऊंगी एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। और कुछ पॉइंट आपको मैं लिखाऊंगी गाइस जो कि है वो है आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में। तो यहाँ पे जो है दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति नहीं है। इनके बारे में आपको क्या याद रखना है, इनके बारे में ये आपको याद रखना है कि ये जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, ठीक है ना। भारतीय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ये जो है आपके भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है ना। ये जो थे ये पहले शिक्षा मंत्री थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। और जो है इनकी याद में जो है याद रखिएगा ये जो है मौलाना अबुल कलाम के आजाद में, ठीक है ना। अबुल कलाम और अब्दुल कलाम में मैं कंफ्यूज हो गई थी वहां पे, इसी वजह से मेरे से थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। जो कि मिसाइल मैन के नाम से जो है इन्हें नहीं जाना जाता है, अब्दुल कलाम आजाद को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना।
तो वहां पे जो है मैंने सारा चीज सही लिखा था, बस 2 पॉइंट भारत के पहले शिक्षा मंत्री, और दूसरा मैंने जो लिखाया था जो कि इनके याद में 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है इनकी जयंती पर, तो वो गलत हो गया था, ठीक है ना, तो वो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो याद रखिएगा, इनकी जयंती पर 11 नवंबर को, ठीक है ना, 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, शिक्षा शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ये हो गया, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो है मैं एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के बारे में अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, इन्हें जो है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो इनके बारे में मैंने बताया ही था कि ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। उसके बाद जो है गाइस देखिएगा, इनकी एक पुस्तक है जो कि है कौन सी है, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। और बाकी जो इनके बारे में जो मैंने 12 जून क्वेश्चन के शिफ्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में जो जो लिखाया है विंग्स ऑफ फायर, उसके बाद जो मैंने इनके कौन कौन सा पुरस्कार मिला है वो सब भी लिखाया था, तो वो सब भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। सिर्फ दो ही चीज गलत हुआ जो कि मैं आपको बता दी हूँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है ये आपके आवास योजना से, स्वास्थ्य सेवा से, खाद्य सुरक्षा से, या शिक्षा से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है आपको क्या देखना है कि ये जो है ये किस अधिनियम के तहत जो है ये संचालित होती है, आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है ये किस अधिनियम के तहत, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अधिनियम आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत, ठीक है ना। 2013 के तहत जो है ये आपको ध्यान रखना है, 5 किलो अनाज दिया जाता है, ठीक है ना। 2013 के तहत जो है कितना किलो अनाज, 5 किलो, 5 किलो अनाज दिया जाता है, 5 किलो अनाज दिया जाता है, ठीक है ना। और जो है एक और याद रखिएगा, एक होता है अंत्योदय योजना, ठीक है ना। इसके तहत जो है ये क्या होता है, एक और याद रखिएगा, एक और आपका कौन सा है इससे याद रखिएगा, एक और है आपका अंत्योदय योजना, ठीक है। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि इसके तहत जो है गरीब परिवार को जो है, गरीब परिवार को, गरीब परिवार को 35 किलो अनाज दिया जाता है, ठीक है ना। गरीब परिवार को कितना अनाज दिया जाता है, 35 किलो अनाज, 35 किलो अनाज दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसान क्रेडिट की सीमा यूनियन बजट 2025 से 26 में कितनी बढ़ाई गई है। तो ये भी आपके करंट का क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। 2025 से 26 में जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो मतलब की राशि थी वो कितनी बढ़ाई गई है। तो ये बढ़ाई गई है आपका 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए जो है बढ़ाई गई है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये बन जाता है कि इस योजना की जो है गाइस देखिएगा शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी गाइस वो हुआ था आपका 1998 में हुआ था इसका शुरुआत, 1998 में हुआ था, और किसके द्वारा हुआ था, नाबार्ड के द्वारा, ठीक है ना, नाबार्ड के द्वारा। 2025 में क्या क्या चेंजेस हुआ ये आपको ध्यान रखना है। तो 2025 की बात करो तो आप जो है पहले 3 लाख रुपए मिलता था, अब जो है इसमें जो है 5 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है ना, 5 लाख रुपए मिलते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं कि पहले जो था इसका ब्याज दर, यानी कि जो है ब्याज दर जो है ये 9% की जगह जो है ब्याज दर, ठीक है ना, ब्याज ब्याज दर, तो ब्याज दर 9% की जगह जो है, 9% की जगह 4% हो गया, ठीक है ना। तो ब्याज दर 9% की जगह
कितना परसेंट हो गया गाइस? 4% हो गया। ठीक है। उसके बाद जो है ये आपको इतना पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना, जो किसान क्रेडिट के बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 2025 के तहत जो है 2025 से लेकर के 26 में सरकार ने कुछ कुछ योजना जो है वो लक्ष्य रखा है किसानों के लिए। तो उस पे हम बात करेंगे कि कौन कौन सा योजना है गाइस। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है सबसे पहले याद रखना है कि दलहन को आत्मनिर्भरता बनाना, ठीक है ना। 2025 में केंद्र सरकार जो है याद रखिएगा किसानों के लिए जो है बहुत सारी नई नई योजनाएं स्टार्ट किया, जिसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना है। जैसे पहला जो है ये आपको क्या याद रखना है, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, ठीक है ना। दलहन दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। इसके तहत जो है आपके जो 3 किस्म की दाल है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन कौन सी दाल है इस दलहन में? तो एक आपको याद रखना है तुअर की दाल, दूसरा आपको याद रखना है उड़द की दाल, और तीसरा आपको याद रखना है मसूर की दाल। ये जो है आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है सबसे ज्यादा जो है निर्भरता बनाने का जो है इन 3 दालों पे ज्यादा फोकस दिया गया, ठीक है ना। ये पहला हो गया। उसके बाद जो है दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा कौन सा है, प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना, ठीक है ना। ये भी जो है 2025 से 26 के तहत जो है ये इस योजना को भी स्टार्ट किया गया है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य प्रिंटर को नियंत्रित करना है, डेटा को स्टोर करना है, इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना है, या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो है इंटरफेस प्रदान करना, यानी कि जो है कंप्यूटर क्या करता है, ये सभी कार्य को नियंत्रित करने का काम किसका होता है? कंप्यूटर का होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है कुछ कुछ आपका जो है लोकप्रिय जो है बहुत ज्यादा जो आपका लोकप्रिय रहा है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कौन कौन सा लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो जैसे विंडो हो गया, जो कि ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये विकसित हुआ। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो लिनक्स हो गया। उसके बाद जो है तीसरा अगर मैं बात करूँ तो ये आपका मैकओएस हो गया। और जो है चौथा अगर मैं बात करूँ तो आपका एंड्रॉइड हो गया, जो कि ये आपका जो है फोन में या फिर जो है टैबलेट में इसका उपयोग होता है। और उसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे लोकप्रिय है फोन और टैबलेट के लिए। और जो है एक आपका आईओएस हो गया, जो कि ये किसके लिए हो गया? ये हो गया एप्पल के आईफोन के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सती प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई थी। सती प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई थी गाइस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1829 में, ठीक है ना। सती प्रथा को समाप्त करने में जो है किसका योगदान था? तो सती प्रथा को समाप्त करने में जो योगदान था वो राजा राजा राम मोहन राय का था, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय का था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है राजा राम मोहन राय का था, लेकिन उस समय जो है अगर मैं बात करूं कि उस समय जो है आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे, कैसे देखिएगा, इन्होंने जो है एक अधिनियम पारित किया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, पहला आपको याद रखना है, दूसरा आपको क्या याद रखना है कि 4 दिसंबर 1829 को 4 दिसंबर 1829 को विलियम बेंटिंग ने, ठीक है ना, विलियम बेंटिंग ने एक अधिनियम पारित किया था, जो कि आपको याद रखना है, अधिनियम पारित किया था, अधिनियम पारित किया जिसमें जो है सती प्रथा को जो है कैसा देखिएगा, अधिनियम पारित किया जिसमें सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। पारित किए जिसमें सती प्रथा जो है, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया।
गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। तो इनका जो है राजा राम मोहन राय का सहयोग था, ठीक है ना। तो राजा राम मोहन राय का सहयोग था, तो राजा राम मोहन राय के बारे में जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से, ठीक है ना, सहयोग से 4 दिसंबर 1829 को विलियम बेंटिंक ने अधिनियम पारित किया जिसमें सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। अब यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि आपके जो है राजा राम मोहन राय के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय के बारे में आपको क्या याद रखना है कि इन्हें जो है आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। आधुनिक आधुनिक भारत का आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इनके कुछ अखबार थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके कौन से अखबार थे गाइस, तो याद रखिएगा, एक था आपका संवाद कुमैदी, संवाद कुमैदी, और दूसरा क्या था गाइस, और दूसरा था मिरातुल अखबार, मिरातुल मिरातुल अखबार। ये 2 अखबार इनके थे जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राजा राम मोहन राय के बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा और नीचे बॉक्स बना के इन्हीं के बारे में लिख देती हूँ, पर क्या मैं कर रही हूँ मुझे खुद नहीं पता है। लेकिन क्या करूँ, इनके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को देखते हैं। तो पहला हो गया, उसके बाद जो है दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरा याद रखना है कि इन्हें जो है भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत भी कहा जाता है, ठीक है ना। इन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको क्या याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो थे गाइस, याद रखिएगा, इन्होंने जो है किसका समर्थन किया था, एकेश्वरवाद का समर्थन किया था, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एकेश्वर एकेश्वरवाद एकेश्वरवाद का समर्थन किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कौन सा मुगल शासक जफरनामा के लिए प्रसिद्ध है। तो जफरनामा के लिए जो है बहादुर शाह जफर जो है ये प्रसिद्ध है। इसमें इन्होंने 1857 के जो विद्रोह हुआ था उन पे कुछ शेर वगैरह लिखे थे जफरनामा पर, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर के बारे में आपको याद रखना है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था, मुगल साम्राज्य का मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट था। तो मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट था, तो इनका आपको शासनकाल याद ही रखना है। तो इनका शासनकाल था 1837 से लेकर 1857 तक, 1837 से लेकर 1857 तक। अब मैंने पिछले में आपसे पूछा था कि बहादुर शाह ने जो है ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व कहाँ किया था, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो कथक से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पूछा क्या जाता है कि पंडित बिरजू महाराज के पिता का नाम क्या था, जो कि आपको याद रखना है। पंडित बिरजू महाराज के पिता का नाम था अच्छन महाराज, अच्छन महाराज, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है ये कौन से घराने से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लखनऊ घराने से संबंधित है, लखनऊ घराने से, ठीक है। उसके बाद जो है इनको कुछ पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो इनको जो है कौन कौन सा पुरस्कार मिला है ये भी देखेंगे, यानी कि इन्हें पुरस्कार के बारे में देखेंगे, पुरस्कार, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला गाइस, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, याद रखिएगा। तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है ना। पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, संगीत संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इन्हें जो है और कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, इन्हें पद्म विभूषण मिला हुआ है,
पद्म विभूषण। तो इन्हें जो पद्म विभूषण मिला था वो 1986 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था, और संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो 1964 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है कथक के बारे में जो है जो इम्पोर्टेंट है वो बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कथक के बारे में जो है पूछा जाता है कि इसमें से जो है कौन कौन से जो है प्रमुख वाद्य यंत्र जो है उपयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो उपयोग किए जाते हैं प्रमुख वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र। तो कथक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो उपयोग किया जाता है वो सबसे पहले आपको याद रखना है तबला का इसमें उपयोग होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो पखावज का इसमें उपयोग होता है। पखावज का उपयोग क्यों होता है, इसके ताल के लिए जो है पखावज का उपयोग होता है। और जो है याद रखिएगा लयबद्धता बनाए रखने के लिए जो है तबला का उपयोग होता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो आपका जो है मधुरता बढ़ाने के लिए जो है सारंगी का उपयोग होता है, ठीक है ना। सारंगी का और जो है सितार का, सारंगी और सितार का। बाकी आप सभी को तो पता ही होगा, तैयारी कर रहे हैं तो कथक कहाँ का है, तो कथक आपके उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला जो है ये आपका अरावली है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपको ध्यान रखना है कि अरावली जो है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है ना। गोंडवाना, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि इसका जो है 80% भाग जो है राजस्थान में, राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि अरावली एक आपका कौन सा पर्वत है, अरावली एक आपका वलित पर्वत है, वलित पर्वत है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है आपका सबसे प्राचीन पर्वत जो कि आपके प्रश्न में पूछा ही गया। इसके बाद जो है अरावली का हम विस्तार के बारे में बात करेंगे कि इसका विस्तार जो है कौन कौन से राज्य में है। तो अरावली का विस्तार जो है ये राजस्थान में है, राजस्थान हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो गुजरात हो गया, गुजरात हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा हो गया। एंड देन आपका जो है कहाँ हो गया गाइस, दिल्ली, दिल्ली। अब यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि इसकी जो है अरावली की कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई, ठीक है। तो अरावली की जो कुल लंबाई है गाइस वो है आपका 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर। जिसमें से आपको याद रखना है कि 500 जो है 50 किलोमीटर ये राजस्थान में, ठीक है ना। 550 किलोमीटर राजस्थान में फैला हुआ है, राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद जो है आपको अरावली के बारे में याद रखना है क्या है, तो अरावली के बारे में इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है आपका अरावली जो है इसका फैलाव कैसे है। तो इसका फैलाव जो है उत्तर पूर्व से लेकर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है, ठीक है ना। दक्षिण, इस टाइप के प्रश्न बहुत रहते हैं, ठीक है ना। दक्षिण, दक्षिण पश्चिम में फैला है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका जो है अरावली की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी। तो गाइस याद रखिएगा अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है ये है गुरु शिखर, ठीक है ना। क्या है गाइस, याद रखिएगा गुरु शिखर, गुरु शिखर। और इसकी जो है गुरु शिखर की अगर मैं बात करूं इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस, गुरु शिखर। तो गुरु शिखर की ऊंचाई, ऊंचाई जो है ये आपका है 1722 मीटर, ठीक है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है गाइस, याद रखिएगा 1722 मीटर। तो अरावली के बारे में आपको इतना पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कंप्यूटर में एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है। तो कंप्यूटर में एचटीटीपी का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल है, या हाइपर टेक्स्ट ट्रैकिंग प्रोटोकॉल है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इसका पूरा फुल नेम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू हुई थी। तो चिपको आंदोलन जो है ये 1973 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये कौन से राज्य में हुआ था गाइस। तो याद रखिएगा ये आपका हुआ था उत्तराखंड में, ठीक है ना। उत्तराखंड में हुआ था। उसके बाद जो है याद रखिएगा ये आंदोलन किसके लिए हुआ था। ये आंदोलन जो हुआ था ये वृक्षों के लिए हुआ था, ठीक है ना, वृक्षों के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो आंदोलन हुआ था आपका चिपको आंदोलन, ये किसके लिए हुआ था। किसने किया था, महिलाओं के द्वारा ये हुआ था, ठीक है ना। महिलाओं के द्वारा पर्यावरण आंदोलन था, ठीक है ना। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रही हूँ इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो याद रखिएगा पर्यावरण आंदोलन था, ठीक है। अब यहाँ पे 1905 में आ जाते हैं गाइस। 1905 में जो है ये क्या हुआ था आपका, 1905 में आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में ये आंदोलन हुआ था, ठीक है ना, स्वदेशी आंदोलन। इसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ 1928, 1928 में जो है ये आपका कौन सा हुआ था गाइस। तो याद रखिएगा 1928 में हुआ था आपका बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। और जो है अगर लास्टली मैं 1917 की बात करूं तो 1917 में जो है आपका कौन सा आंदोलन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था, ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो ध्वनि की गति जो है सबसे ज्यादा ठोस में होती है, ठीक है ना। उसके बाद जो है सबसे अधिक जो है ये किस में होती है गाइस। तो याद रखिएगा सबसे अधिक ये ठोस में होती है, ठीक है ना। ठोस के बाद जो है ये आपका तरल में होती है, और तरल के बाद जो है ये सबसे कम जो है किस में होती है, गैस में होती है, ठीक है ना। ठोस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा जो है ध्वनि की गति ठोस में भी सबसे ज्यादा किसमें होती है। तो सबसे ज्यादा ठोस में अगर बात करूँ तो ये स्टील में होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा होती है इसकी गति, ठीक है ना, एल्यूमिनियम में होती है। तरल की अगर मैं बात करूँ तो इसकी गति जो ध्वनि की गति पानी में होती है, इसके बाद पारा में होती है, ठीक है ना। और वहीं अगर मैं गैस की अगर मैं बात करूँ तो हवा में होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन में होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि हवा में जो है ध्वनि की गति कितना होता है, ये अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो याद रखिएगा एक पूछा गया था। ये आपके शिफ्ट में तो नहीं कहूंगी लेकिन हाँ आपके प्रीवियस ईयर में एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, जो कि हवा में जो है ध्वनि की गति होती है 343 मीटर से प्रति मीटर सेकेंड जो है इसकी गति होती है हवा में। और हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है, हाइड्रोजन में होता है 1270 मीटर प्रति सेकेंड होता है हाइड्रोजन में, ठीक है ना। और अगर मैं स्टील की बात करूं सबसे ज्यादा ध्वनि होती है तो स्टील में लगभग कितना होता है, 5000 से 6000, ठीक है ना, स्टील में बहुत ज्यादा ही होता है। तो स्टील की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 5000 से 6000 मीटर प्रति सेकेंड जो है ये स्टील में होता है। और वहीं अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी का भी याद रखिएगा पानी में जो होता है वो 1482 मीटर प्रति सेकेंड पानी में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है इस क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि ईश्वरी प्रसाद किस घराने के संस्थापक है। तो ईश्वरी प्रसाद जो है ये आपके लखनऊ घराने के संस्थापक है, ठीक है ना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो है गाइस आपको याद रखना है जयपुर घराने, जयपुर घराने के संस्थापक कौन है, भानुजी महाराज। तो मैं अलग कलर ले लेती हूँ, भानुजी, भानुजी महाराज, ठीक है। और बनारस घराने के संस्थापक की अगर मैं बात करूं तो बनारस घराने के संस्थापक है जन्मा प्रसाद महाराज, जन्मा प्रसाद महाराज, ठीक है। और अगर मैं रायगढ़ घराने की अगर मैं बात करूं तो रायगढ़ घराने के संस्थापक कौन है, महाराजा चक्रधर सिंह, ठीक है ना, महाराजा, महाराजा चक्रधर सिंह। और ये चारों घराने जो है ये आपके कथक से संबंधित है, ठीक है ना। ये चारों घराने जो है ये आपके कथक से संबंधित है।
अब यहाँ पे जो है मैं आपसे दो घराना और बात करूंगी जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आपको दूसरा अगर मैं बात करूँ तो कौन सा हो जाएगा गाइस, तो याद रखिएगा एक एक अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा पंजाब घराना। तो बताइए पंजाब घराने के संस्थापक कौन है गाइस, तो याद रखिएगा पंजाब घराने के संस्थापक है लाला भवानी सिंह, ठीक है ना, पंजाब घराने के संस्थापक है लाला भवानी सिंह। तो ये जो है संस्थापक याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये जो है कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 246 में संबंधित है। अनुच्छेद 246 में जो है ये आपको ध्यान रखना है, तीन सूचियों का उल्लेख है, तीन सूचियों का, तीन सूचियों का उल्लेख है। और तीन सूचियों में कौन कौन सी सूची है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच जो है विधायी शक्ति है, जिसमें आपका जो है पहला आता है राज्य सूची, राज्य सूची। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ दूसरा संघ सूची, संघ सूची। और तीसरा जो है ये आपका कौन सा आता है गाइस, तीसरा जो आता है ये आपका समवर्ती सूची आता है, समवर्ती सूची। अब यहाँ पे जो है आपसे प्रश्न अगर ये पूछ ले कि 246 में तो इन तीनों सूचियों का उल्लेख है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो है संघ सूची किस 246 के कौन से इसमें है, राज्य सूची किसमें है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा अगर मैं राज्य सूची की बात करूं तो राज्य सूची जो है ये आपका जो है किसमें है गाइस, याद रखिएगा 246 के 3 में, ठीक है ना, 246 आर्टिकल 246 के 3 में अनुच्छेद, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं आपका जो है संघ सूची, संघ सूची जो किसमें है, तो ये आपको ध्यान रखना है, संघ सूची जो है ये अनुच्छेद 246 246 के 1 में है। और वहीं अगर मैं समवर्ती सूची की बात करूं तो ये आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 246 के 2 में है, ठीक है ना। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कौन सा उपकरण विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए ए मीटर किया जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ जो है ये आपका जो है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या करता है, विद्युत परिपथ में जो है ये वोल्टेज को मापता है, ठीक है ना, वोल्टेज, वोल्टेज को मापता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं गैल्वेनोमीटर की, तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये बहुत कम धारा का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, बहुत कम धारा का पता लगाने के लिए, पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और अगर मैं मल्टीमीटर की बात करूं तो मल्टीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। इसमें मल्टीमीटर में जो है वोल्टेज को भी आप नाप सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं धारा को भी नाप सकते हैं। और अगर मैं बात करूं और प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध को मापने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ सबसे बड़ा व्यापार समझौता किया है। तो 2025 में ने जो है भारत किस देश के साथ सबसे अधिक व्यापार समझौता किया है, तो वो जो है सबसे बड़ा व्यापार समझौता किया अमेरिका के साथ, ठीक है ना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा व्यापार समझौता किया जिसमें क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, तकनीकी, तकनीकी और कृषि उत्पादकों का, तकनीकी और कृषि उत्पादकों का आदान प्रदान शामिल है, ठीक है ना, आदान, आदान प्रदान शामिल है। तो गाइज आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव था तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।